हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, करंटली ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको 37 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से क्या 20 रुपये तक, 20 रुपीज़ तक गिरेगा, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। या फिर यहाँ से 71 रुपीज़ का जो टारगेट है वहाँ तक जाएगा, इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। ये अपडेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी जून 2026 में 455 करोड़ की सेल्स करती है। लेकिन ये अपडेट कुछ ऐसा कह रहा है कि कंपनी ने 455 करोड़ की सेल तो करी है, 455 करोड़ की सेल करी है, लेकिन खर्चा किया है 111 करोड़ रुपए का। तो आप यही बता दो कि 455 करोड़ ओवरऑल आपकी इनकम है, उसमें से आपने 111 करोड़ रुपए किस चीज़ के ऊपर खर्चा किए? लीगल चीज़ों के ऊपर खर्चा कर दिए, ये देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक ने स्पेंड किया 111 करोड़ रुपए ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल फीस इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी ने 111 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये 111 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च हुए? लॉयर की फीस देने के लिए, प्रोफेशनल्स की फीस देने के लिए 111 करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़े। क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर बड़ी चिंतित थी। बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केसेस कंपनी के ऊपर आए। भाविश अग्रवाल के ऊपर केसेस हुए 2025 में, कंपनी के ऊपर केसेस हुए। वो केसेस को लड़ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और कोर्ट की फ़ीस आप सभी को पता है, कोर्ट फ़ीस देना होता है। लॉयर्स की फ़ीस कितनी एक्सपेंसिव होती है, ख़ास करके कॉर्पोरेट लॉयर्स की। तो वो सारी फ़ीस मिलाकर, प्रोफेशनल फ़ीस मिलाकर 111 करोड़ रुपए बनी फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। तो आप कह सकते हो कि एक बड़ा स्पेंडिंग है ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए, एक बड़ा स्पेंडिंग है, जबकि आपका जो रेवेन्यू है वो सिंगल क्वार्टर का 500 करोड़ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आऊँगा तो मार्च 2025 के अंदर आप देख सकते हो 4,514 करोड़ का ही कंपनी ने सेल्स किया था। तो उसमें से आपने 111 करोड़ रुपए एज अ लीगल फीस आपने दी है, लॉयर्स को, कोर्ट्स को, सारी चीज़ें मिलाकर 111 करोड़ रुपए आपने दिए। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा सोच विचार करना पड़ेगा कंपनी को कि हम लोग कहाँ पर गलत जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी लीगल प्रॉब्लम से कंपनी को पहले दूर हटना होगा, तभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। प्रोडक्ट को इतना ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ओला इलेक्ट्रिक को कि कस्टमर को ज़ीरो प्रॉब्लम हो। इतना ऑप्टिमाइज़ कर दो प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट के अंदर फीडबैक तो आपके पास आ रहा ही होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सर्विस स्टेशन आपको फीडबैक देते ही है। जितने भी आपके सर्विस स्टेशन है, सभी से आपको फीडबैक मिलेगा। कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो। उसके बाद अपना जो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, उसको इतना ऑप्टिमाइज़ कर दो, इतना ऑप्टिमाइज़ कर दो कि एक भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम ही ना हो। और अगर प्रॉब्लम हो तो सर्विस स्टेशंस को भी इतना ज़्यादा यहाँ पर आप लोग ऑप्टिमाइज़ करो, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चेकआउट करो वहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें करने की वजह से ना आपका ब्रांड इमेज भी इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा और सेल्स इम्प्रूव होगी, जिसकी बड़ी प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिल रही है। आप क्वार्टर्स में आके देख लेना। ये सेल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो इंटरनल प्रॉब्लम है कंपनी में, प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर कंपनी उसको कैसे रिज़ॉल्व करती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट देखिए, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोडक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो बैटरी पे चल रही है। कोई पेट्रोल वाला इंजन नहीं लगा उसमें जो लॉन्गर रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बैटरी पे चल रही है, नया टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हो, वो आपको दिखाना पड़ेगा कंज्यूमर को कि मैं, अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको उसको अच्छी तरीके से बनाकर दूंगा, रिजॉल्व करके दूंगा। तो उससे क्या होता है ना, कस्टमर और कंपनी के बीच में एक ट्रस्ट बैठ जाता है। और आप सभी को पता है, जब ट्रस्ट बैठता है तो कंपनी का सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ता है बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। क्योंकि कंपनी ने आपका एक स्कूटर लिया था पुराना, वो आपने अच्छे तरीके से उसको रिपेयर करके दिया, उसके बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्या हो गया? वो एक ट्रस्ट फैक्टर बन गया। सेकंड चीज़ क्या होती है, ऑप्टिमाइज़ करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम दिखी, हाँ, इसके ऊपर काम करना है, टीम को बोलना है भाई इसके ऊपर आपको काम करना है, इसको इतना ऑप्टिमाइज़ करना है कि अगर हम लोग 100 व्हीकल बेच रहे हैं, 100 सेल कर रहे हैं, 100 में से 1 या 2 में ही प्रॉब्लम आनी चाहिए।
8 में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंपनी का ले लो, लेकिन किस तरीके से कंपनी उसको आफ्टर सेल सर्विस रिस्पॉन्स कर रही है कंज्यूमर को, वो बड़ी चीज़ होती है। तो वो उसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो आपका सवाल ये था कि यहाँ से 20 रुपये तक गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, या यहाँ से जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है वो 71 रुपीज़ का टारगेट अचीव करेगा। मैं आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग हैं मंथली चार्ट्स पे, यानी एक कैंडल एक महीने की है, बड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन वाला मैंने आपके लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। इस टाइम फ्रेम के अंदर ना मेरे पास दो बड़े क्रूशियल लेवल है एसएमसी के। एक है ऑर्डर ब्लॉक, एक है फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ऑर्डर ब्लॉक का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, इस लेवल पर, ध्यान से सुनो, इस लेवल पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने बाइंग करी थी। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार बाइंग करी दूसरी बार उसी लेवल पर वो लोग बाय नहीं करेंगे, दूसरी बार भी चांस है कि उस लेवल पर वो लोग बाय करेंगे। अब उनके बाइंग जोन अलग अलग हो सकते हैं। एक बाइंग जोन उनका यहाँ पर बनेगा कि फेयर वैल्यू गैप पर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, इनको ले और ऊपर चला जाए, या ये ऑर्डर को ले फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे भी बहुत सारे ऑर्डर है, इनको ले फिर ऊपर चला जाए। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है। और एक और सिनेरियो बनता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत लोगों के पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपने मान लिया हाँ ऑर्डर ब्लॉक है। आप अब कोई जाके क्या करेगा, यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देगा और उसका स्टॉप लॉस नीचे लगा देगा। तो उसमें क्या करता है, मार्केट जाता है, अगर इसको यहाँ से रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा कुछ किया फिर गिर गया, यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा कुछ किया फिर गिर के इसको स्वीप करके यहाँ से कह सकते हो ब्रेकआउट दे देता है। तो इस तरीके से भी होता है, तीन सिनेरियो बनता है, एक तो एफवीजी से उड़ जाए, एक तो ऑर्डर ब्लॉक से उड़ जाए, एक तो यहाँ से स्वीप करके उड़ जाए। ये तीनों सिनेरियो आपको दिमाग में होने चाहिए। अब उसमें क्या है ना कि यहाँ पर एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नहीं है, आप कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिबोनाची यहाँ से गिर रहा है ना, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर होना चाहिए था तो यहाँ तक होना चाहिए था, एटलीस्ट 73 तक, 73 75 ये लेवल है जो इसका टारगेट बन सकते हैं। तो ये लेवल बड़े क्रूशल है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, 73 74 75। तो यहाँ से अगर एफ को टच करके एक अच्छा ये हाई तोड़ता है 48 का, तो बाइंग जोन बन जाएगा और आप उसको होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट 73 तक। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है मार्केट के अंदर। तो अभी भी आपको कोई भी डाउट हो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, एफ के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।